सो माय डियर फ्रेंड्स, बेटा अब हम अगले टॉपिक के साथ आपके साथ हैं जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में है और 11th क्लास का सेकंड लास्ट टॉपिक है। ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन और लोकोमोशन के बाद अब हमारे पास है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कैसे एक दूसरे ऑर्गन्स को साथ रखने में मदद करता है, कोऑर्डिनेट में मदद करता है। आइए चलते हैं एस्पायर वर्टेक्स पर, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन, टीचर्स नोट, होम्योस्टैसिस। होम्यो का मतलब होता है बेटा जनरली सिमिलर, और स्टैसिस का मतलब होता है कंडीशन, यानी कि मैं सेम सी कंडीशन बनाए रखने का हमेशा प्रयास करता हूं। इस पर्टिकुलर ऑर्गन, जो हमारे पास जितने पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं उनके बैलेंस को बनाए रखना या बॉडी के अंदर इंटरनल कंडीशन को सेम रखना जो है वो मेरा काम होता है। डेफिनेशन, process through which two or more organs interact and complement the function of one another, right? उसको हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन, की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। प्राइमरी गोल होता है होम्योस्टैसिस या बैलेंस बनाना। रिक्वायरमेंट होती है बेटा कि अगर हमें परफॉर्मेंस अच्छे से करना है, जैसे अगर मेरे को एनर्जी चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि डाइजेस्ट सिस्टम भी ठीक काम करे और ऑक्सीजन भी वहाँ पे प्रॉपर पहुँचे, तभी तो मेरी एनर्जी बनेगी। तो इसलिए कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर कहते हैं एग्जाम्पल इज फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है तो हमें क्या करना होता है, हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत साथ साथ ही बढ़ती है। लेकिन ऑक्सीजन अपने आप नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन फटाफट पहुंचाना है तो हार्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से ब्लड पंप होगा और उसी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचेगा। तो देखो क्या क्या होता है, उस ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए रेस्पिरेशन तो बढ़ेगा ही, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो बढ़ेगा। यानी कि तीन चीज़ें एक साथ मिलकर कोई रिस्पॉन्स डिसाइड करती है, यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट एक साथ करती हैं। पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी क्या होती है, देखो उसमें भी उल्टा होता है बेटा, कि नर्व्स जिसकी वजह से स्टिमुलेशन हुई थी, लंग्स जहाँ रेस्पिरेशन, हार्ट जहाँ से ब्लड फ्लो, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाते हैं। कंक्लूजन क्या है कि फंक्शन ऑफ मसल्स जिनसे आप भाग रहे थे, लंग्स जहाँ से ऑक्सीजन आ रहा था, हार्ट जो ब्लड फ्लो को दे रहा था, या ब्लड वेसल्स, ये सब मिलकर एक ही कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे, तभी हम उस पर्टिकुलर टाइम पर एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे थे और अपनी बॉडी के सिस्टम को मेंटेन कर पा रहे थे, है ना। जो बेसिक क्वेश्चन था उसका वो वही था कि ऐसा क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आपको दिखे कि सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो एनर्जी डिमांड जब शरीर की बढ़ती है तो देखो ये सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक ऑक्सीजन देता है, एक ब्लड देता है, एक फ्लो, ब्लड वेसल्स फ्लो कराते हैं, इस तरीके से काम साथ मिलकर होता है, तभी हमारी एनर्जी डिमांड की हम रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं, राइट। अब दो सिस्टम होते हैं, एक न्यूरल होता है बेटा जो पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट करता है, बिल्कुल जहां जरूरत है वहीं पहुंचता है, और दूसरा होता है एंडोक्राइन। एंडो का मतलब होता है विद इन, और क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन, यानी विद इन बॉडी फ्लूइड्स इस केस में सिक्रीशन कर दी जाती है, उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन। केमिकल इंटीग्रेशन वया हार्मोन्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा इसका, टू इंश्योर ऑल ऑर्गन्स फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। दोनों का एक ही मेजर सिस्टम होता है। ये थोड़ा सा फास्ट टू वर्क होते हैं, थोड़ा स्लो टू वर्क होते हैं, जल्दी खत्म शुरू होते हैं तो जल्दी खत्म भी हो जाता है इनका काम। इनका काम काफ़ी लंबे समय तक एंडोक्राइन सिस्टम का काम चलता रहता है। ये देखो एंडोक्राइन ब्लड में अपनी चीज़ों को सिक्रीट कराता है। मैकेनिज्म क्या है बेटा, तो न्यूरल सिस्टम के पास पूरा नेटवर्क है खुद का, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके पास मोटर नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, इन्फॉर्मेशन ले जाने के लिए, वापस लाने के लिए मोटर नर्व है। एंडोक्राइन सिस्टम के पास ऐसा नहीं है, वो हार्मोन्स के थ्रू काम करवाता है, और हार्मोन्स को कहाँ रिलीज करता है, वो ब्लड में। कहाँ रिलीज करता है, ब्लड में रिलीज करता है, यानी कि बॉडी के फ्लूइड में रिलीज करता है। इसमें ऐसा नहीं होता, ये पॉइंट टू पॉइंट होता है, क्विक होता है, ये थोड़ा सा स्लो होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, जैसा मैंने समझाया भी था, है ना। हार्मोन इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं, दो सेल के बीच में काम करते हैं, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। इसकी डेफिनेशन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी बेसिकली यहाँ से अगर कोई चीज़ चली है, हार्मोन अगर ब्रेन में से चला है तो ब्लड के थ्रू आराम से पहुँचता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में हम देखते हैं या नर्वस स्टिमुलेशन में कहीं चोट लग गई तो कितना क्विक हमारा जो मोशन होता है वो हमारा न्यूरल सिस्टम की मदद से होता है। और T3 T4 हार्मोन लेवल, पेनक्रियाज में इंसुलिन, ग्लूकागन, ये सब जो होते हैं वो न्यूरल सिस्टम से होते हैं। द न्यूरल सिस्टम, तो कंपोजिशन क्या है भाई न्यूरल सिस्टम की। छोटे जो एनिमल्स होंगे, बड़े एनिमल्स होंगे, न्यूरॉन्स उनमें जनरली देखे जाते हैं। एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। फंक्शन क्या होंगे, तो स्टिमुलस को डिटेक्ट करना इनका काम होता है, स्टिमुलस को रिसीव करना इनका काम होता है,
है ना। यहाँ पर मैंने किसी को पिंच किया तो यहाँ से सिग्नल वहाँ तक पहुँचना और वापस रिप्लाई आना। ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस, अलग अलग टच का, पेन का, अलग अलग स्टिमुलस को हम मेंटेन कर सकते हैं। स्टिमुलाई का मतलब होता है एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको स्टिमुलस हम कहते हैं। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कोई बहुत अच्छी नहीं होती, सिर्फ न्यूरॉन्स नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, नर्व नेट बनाते हैं। ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उनके पास कोई प्रोसेसिंग सेंटर नहीं होता है। ये इस तरीके से कुछ बेटा यहाँ पर नर्व नेट्स बने हुए दिखते हैं, ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में ऐसा होता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट मतलब जो इनिशियल वाले नॉन कॉर्डेट्स हैं उनकी बात करते हैं। हाइड्रा तो सिलेंट्रेटा में ही आता है। इंसेक्ट्स में थोड़ा सा बेटर होता है भाई, कॉकरोच के अंदर हमने पढ़ाई था कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स वगैरह एनिलिडा में भी हम पढ़ते हैं सामने की तरफ होती हैं। नॉन कॉर्डेट्स का फीचर है, उनमें सामने होती है, जो नर्व कॉर्ड्स होती हैं हमारी बॉडी में बैक साइड पे होती हैं। की स्ट्रक्चर ब्रेन होता है, नंबर ऑफ गैंग्लियाज होते हैं और न्यूरल टिश्यूज होते हैं। गैंग्लिया का बेसिक मतलब होता है ट्यूमर या स्वेलिंग। तो इस केस में हमें स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। कैसे कि गैंग्लिया को देखो, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ दिखाई भी गई है इंसेक्ट्स की। डबल मतलब एक ये है, एक ये है, और इसके ऊपर ये गैंग्लियाज प्रेजेंट हैं, है ना। तो क्या होता है बेटा, जनरली कहते हैं जो सेल बॉडी की कलेक्शन है और सीएनएस से बाहर है वो गैंग्लिया है। सीएनएस के अंदर होती तो न्यूक्लियाई कहलाती, और ऐसे ही अगर एक्सॉन की कलेक्शन है सीएनएस के अंदर है तो ट्रैक्ट, सीएनएस के बाहर है तो नर्व। तो ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। वर्टिब्रेट पोजेस द मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास बेटर न्यूरल सिस्टम होता है, पूरा ब्रेन वगैरह का स्पाइनल कॉर्ड की अरेंजमेंट होती है जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल कैनाल के थ्रू पास करती है, हमने लोकोमोशन के चैप्टर में पढ़ा है, वर्टिबल कॉलम उसे प्रोटेक्ट करती है। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कम्युनिकेशन लाइज बिटवीन सीएनएस एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये इसका काम होता है। देखो नर्व्स बॉडी की तरफ दी जा रही हैं, यानी स्पाइनल और क्रेनियल नर्व इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस। की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सीएनएस के दो पार्ट होते हैं बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का काम होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और कंट्रोल करना बॉडी के ऊपर। ब्रेन के कुछ हिस्से दिखाए गए हैं जैसे कि डायन, सेफ्लॉन। डायन का मतलब होता है थ्रू और सेफ्लॉन का मतलब होता है ब्रेन, थ्रू ब्रेन, है ना। कौन कौन से स्ट्रक्चर जाते हैं ब्रेन के थ्रू, हाइपोथैलेमस, थैलेमस वगैरह, उन्हीं को डायनसेफ्लॉन कहा जाता है। कॉर्पस कैलोसम आप आगे जाके पढ़ोगे, फ्रंट ब्रेन जो फोर ब्रेन है उसमें दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, उनको जोड़ने के लिए होता है ये स्ट्रक्चर। सेरिबेलम, सेरिबेलम को हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लिटिल सेरिब्रम कहते हैं बेटा। ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये वाले स्ट्रक्चर्स ब्रेन स्टेम बना लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड होती है। फिर देखो पीएनएस के टाइप क्या हैं। ए का मतलब होता है अराइवल, ए फॉर अराइवल याद रखिएगा, और ई का मतलब एग्जिट, ब्रेन की तरफ अराइव करना, ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लाना, वो इन एफरेंट या सेंसरी नर्व फाइबर्स का काम होता है जो सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक जाते हैं, और वापस जो है ब्रेन से या सीएनएस से पेरिफेरल ऑर्गन या टिश्यू पर आना, वो एग्जिट करना ब्रेन से, उसे मोटर कहते हैं। तो ये बॉडी से सीएनएस होता है बेटा, और ये सीएनएस से बॉडी देखा जाता है। ये देखो हाथ का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा, और इस केस में आप देखोगे तो ब्रेन ने ये सिग्नल तो ले लिया था, इसके बाद वापस आप मसल तक कैसे पहुंचे, ये इफरेंट होंगे, ये एफरेंट नर्व फाइबर्स कहलाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती है। अपने को ये पॉइंट बहुत आसानी से बेटा समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखो पीएनएस की डिविजन्स क्या हैं। सीएनएस का तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है। पीएनएस में एक पार्ट वो है जो सोमैटिक स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी में, पेरिफेरल हिस्सों में, जिसको न्यूरॉन्स हमेशा डायरेक्टली नर्व्स कंट्रोल करती हैं। सीएनएस से स्केलेटल सिस्टम पर आना, कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स, जैसे बाइसेप्स को ऐसे करना या चलना फिरना। वो ऑटोनॉमिक क्या होता है बेटा, जो इंपल्स सीएनएस से जाती हैं इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के पास। स्केलेटल के अलावा जो स्मूथ और कार्डिक बचती हैं वो तो इनवॉलंटरी ही होती हैं, उनके पास जाती हैं, जैसे हार्ट रेट को कंट्रोल करना, डाइजेशन को कंट्रोल करना वगैरह के लिए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक दो थे ऑटोनॉमिक के, फिर फर्दर डिविजन्स होती हैं। सिंपैथेटिक यानी स्ट्रेस या इमरजेंसी में जो काम आते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जो नॉर्मली काम करते रहते हैं, जैसे गला सूख जाता है डर के मारे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है।
है ना, और अभी नॉर्मल सलाइवा है तो वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम को रोकता है और बाकी सिस्टम्स को अच्छा कर देता है। जैसे कि क्या करेगा भाई, तो प्यूपिल को डायलेट कर सकता है, स्वेटिंग कर सकता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा सकता है, हार्ट रेट बढ़ा सकता है, बॉडी फ्लूइड में ये रेगुलेशन में क्वेश्चन भी आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक बिल्कुल उल्टा करता है। ये सब कैसे बढ़ा देता है भाई, क्योंकि वो फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है। तो फाइट फ्लाइट में तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो देखो हार्ट रेट बढ़ेगा ही, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी ही। ये कंजर्व करता है। जब हम रेस्ट मोड पे होते हैं, रेस्ट और डाइजेस्ट, तो ऑब्वियसली हार्ट रेट घटेगा, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह घटेंगे। ये इनका फंक्शन होता है। द विसरल नर्वस सिस्टम, ये एक तरीके से ऑटोनॉमिक का ही पार्ट है बेटा। विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनॉमिक का हिस्सा होता है। विसरल मतलब विसरल ऑर्गन्स की बात हम करते हैं जनरली, वो सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल बॉडी कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं। इस नर्वस सिस्टम में भी सेम ही कहानी है। नर्व होंगी, फाइबर्स होंगे यानी कि एक्सॉन्स जनरली, गैंग्लिया होंगे, प्लेक्ससेस। प्लेक्सस का मतलब देखो बहुत सारी चीजें, यानी कि नर्व, ब्लड वेसल वगैरह इकट्ठा होकर जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनाते हैं उसे प्लेक्सस से कहते हैं, राइट। तो ये देखो डाइजेस्ट सिस्टम के पास ही ज्यादातर बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे विसरल का नाम देते हैं। ट्रैवल फ्रॉम सीएनएस टू विसरा एंड विसरा टू सीएनएस, बिल्कुल सेम जो हमेशा होता है वही है मोटर सेंसरी। न्यूरॉन, न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ब्रेन खोलेंगे तो न्यूरॉन नहीं दिखने वाला। इट एक्ट एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। इसके अंदर ये ट्री लाइक जो अपीयरेंसेस होते हैं, जो ये वाली हैं बेटा, इन्हें डेंड्राइट कहते हैं। जो ये सेंट्रल शाफ्ट सी होती है नीचे, इसे एक्सॉन कहते हैं। और जो ये सेल का पार्ट है पूरा, इसे सेल बॉडी कहते हैं। इस सेल बॉडी में न्यूक्लियस भी हमें क्लियरली दिखता है। तो सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होती है, एक्सॉन होती है। जैसे इसमें ऐसा लग रहा है देखने से कि सेल बॉडी से डायरेक्टली एक्सॉन भी निकल रहे हैं और डेंड्राइट भी। तो बहुत सारे डेंड्राइट और एक एक्सॉन है, यानी कि इसके प्रोटोप्लाज्म से, सेल के प्रोटोप्लाज्म से बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं, अभी हम आगे पढ़ लेंगे। तो सेल बॉडी है जो सेंट्रल पार्ट होता है बेटा हमारा, डेंड्राइट और एक्सॉन के अलावा उसमें साइटोप्लाज्म होता है। जैसे बाकी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ऑर्गेनेल्स होते हैं वो होते हैं, बस सेंट्रियोल नहीं होते, इसलिए न्यूरॉन को डिवाइड करने में बहुत दिक्कत होती है। एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स। एक साइंटिस्ट है जर्मनी के, फ्रेंच नीजल, उनके नाम पर हमने ये नाम रखा हुआ होता है। ग्रैनुलर बॉडीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं, प्रोटीन प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करती हैं ये वाली बॉडीज हमारी। सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे पेरिकार्डियन भी कह देते हैं, काफी सारे नाम इसके रखे जाते हैं। फिर डेंड्राइट शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जिनमें ब्रांचेस, ये वाले स्ट्रक्चर ब्रांचेस अच्छी खासी हमें नजर आती हैं। दे कंटेन नीजल ग्रैन्यूल्स, इनका काम होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। यानी नीजल ग्रैन्यूल इनके पास भी है, सेल बॉडी के पास भी है, तो किसके पास नहीं है, तो याद रखना एक्सॉन के पास नीजल ग्रैन्यूल नहीं होते हैं। ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, बिल्कुल सही बात है कि कोई इंफॉर्मेशन जब यहाँ से आएगी तो डेंड्राइट उसे रिसीव करेंगे, रिसीव करके सेल बॉडी को देंगे। एक्सॉन सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन दूर लेके जाते हैं, डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ लेकर जाते हैं। एक्सॉन ये लंबा सा जो फाइबर है इसको कहते हैं। डिस्टल एंड इज ब्रांच, ये देखो जब कॉर्नर पे पहुंच गए तो ये ब्रांचिंग्स आ गई, इन ब्रांचिंग्स को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और ब्रांच जहां खत्म होती है वहां पे छोटा सा स्वोलन एरिया होता है एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे, उसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोड, साइनेप्टिक नोब, सॉरी नोड कह रहा हूं, साइनेप्टिक नोब। इसके अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स जिसमें होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो हमें ये बात बहुत इजीली समझ में आ गई भाई कि ये लॉन्ग फाइबर होता है, एक डिस्टल एंड या लास्ट एंड पे ब्रांच्ड होता है। इसका काम है जो डेंड्राइट ने सिग्नल यहाँ आपको दिया था उसको प्रोसेस करके आगे अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेकर जाना। टर्मिनेट इनटू बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है साइनेप्टिक वेसिकल। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं इस साइनेप्टिक नोब के अंदर पाए जाते हैं। वेसिकल का मतलब होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, कि अगर ये साइनेप्टिक नोब है तो इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स होंगे जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होंगे, ऐसा वो आपको कहना चाह रहा है। फिर वो आपको बताता है एक्सॉन के पास क्या नहीं होता, एक्सॉन के पास नीजल ग्रैन्यूल्स नहीं होते। फिर वो आपको बताता है कि इसमें शॉन सेल्स होते हैं। अगर शॉन सेल ने एक्सॉन के बाहर, एक्सॉन क्या है देखो, इसमें बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा बेटा कि जो ये येलो येलो वाला स्ट्रक्चर है, जो ये येलो येलो सा स्ट्रक्चर है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये है एक्सॉन। इसके बाहर जो ये थोड़ा सा पिंकिश सी कवरिंग हो रखी है विद न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं शॉन सेल। शॉन सेल ने उसको कवर कर लिया है। एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं एक्सोलेमा। शॉन सेल की जो आउटरमोस्ट शॉन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं न्यूरिलेमा। तो
तो ऑब्वियसली न्यूरोलेमा जो होगी वो एक्सोलेमा से बाहर होगी। अगर माइलिन शीथ शॉन सेल ने बनाई है तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है। अगर माइलिन शीथ ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनी है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन माना जाता है। तो एक्सोन हो गई, माइलिन शीथ हो गई, राइट। कभी कहीं कहीं पर ऐसा दिखेगा आपको बेटा कि माइलिन शीथ के बीच में गैप नजर आ रहा है। उस गैप वाले पार्ट को, जैसे यहाँ पर नहीं है माइलिन शीथ, यहाँ पर नहीं है, इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, लुइस एंटिनो रेनवीर, उनके नाम पर रखी गई है। इसका क्या फंक्शन है वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। तो सारे स्ट्रक्चर्स हमें क्लियर होने चाहिए। न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ये बात भी हमें क्लियर होनी चाहिए। फिर है ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेंट्रीफ्यूगल यानी दूर लेकर जा रहे हैं कंडक्शन को, टू अ साइनैप्स। साइनैप्स का मतलब होता है क्लास्प टुगेदर, यानी जहां पर दो चीजें साथ रहने की बारी आ जाए उसे कहते हैं साइनैप्स। तो देखो कैसे साइनैप्स बना देता है वो। तो आपको अगर यहाँ डायग्राम देख रहे होगे तो दिखेगा कि ये देखो, ये आपका सेल बॉडी था, ये एक्सॉन है भाई, इधर डेंड्राइट है, देखो यहां ये साइनेप्टिक नॉब्स हैं, और इस नॉब के अंदर क्या है, ऐसे वेसिकल्स, ये रहे वेसिकल, इनमें से निकले न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और वो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ किसी दूसरी मेम्ब्रेन पर आकर बाइंड करते हैं। तो ये जो ये इसके न्यूरो ट्रांसमीटर नीचे वाली, ये ऊपर एक है, ये नीचे दो है, ऊपर वाले साइनेप्टिक नॉब के न्यूरो ट्रांसमीटर जब दो पे आके बाइंड करते हैं इसे साइनैप्स कहते हैं। और जो बीच में गैप दिखता है थोड़ा सा, क्लेफ्ट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट। क्योंकि क्लेफ्ट जो होता है इसको बोलते हैं, जो बीच में गैप है 1 और 2 के, उसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब ही होता है गैप या फिशर। तो वो हमें यहां पर क्लियरली नजर आता है। इस गैप को अगर मैं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू पार करता हूं तो उसे केमिकल साइनेप्स कह देते हैं, और अगर दोनों इतने क्लोज हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत ही नहीं है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ये कैसा साइनेप्स था? केमिकल साइनेप्स था। ये कंडक्शन हो रही थी अलोंग द एक्सॉन। कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन अगर होती है ऐसे तो इसको बोलते हैं हम नॉन माइलिनेटेड कंडक्शन, और अगर ऐसे ऐसे कंडक्शन होती है तो उसे जंपिंग कंडक्शन कहते हैं। दोनों का डिफरेंस अभी हम धीरे धीरे बेटा आगे इसमें पढ़ लेंगे। और क्योंकि ऊपर न्यूरॉन है, और किसी केस में जैसे लोकोमोशन वाले चैप्टर में होता है कि एसिटाइलकोलिन ऊपर से आता है न्यूरोट्रांसमीटर और सार्कोलिमा को मैसेज देता है जो कि मसल फाइबर है। तो एक न्यूरॉन है, एक मसल है। उस केस में साइनेप्स का नाम क्या हो जाता है बेटा? उस केस में साइनेप्स का नाम हो जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे ये न्यूरॉन का पार्ट और ये मसल का पार्ट आपको नजर आ रहा होगा। तो साइनेप्स क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, गैप और फिशर्स क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन क्या होती है, ये अपने को क्लियर यहां हो जाना चाहिए था। टाइप ऑफ न्यूरॉन, अगर पोलैरिटी मल्टीपोलर, पोलैरिटी का मतलब होता है टू बी डिवाइडेड इनटू अपोजिट। अगर दो अलग अलग एंड्स हैं, यानी कि एक एक्सॉन जैसे इस डायग्राम में, तो बहुत सारे डेंड्राइट, जैसा कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपोलर। बाइपोलर, डायरेक्ट एक्सटेंशन एक ही होगी, है ना, किससे? सेल बॉडी से, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन। रेटिना ऑफ आई में होता है ये, या नॉस्ट्रिल नोज में हो सकता है भाई, ईयर में हो सकता है। यूनिपोलर, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, डेंड्राइट है ही नहीं, यानी भी पूरी डेवलपमेंट हुई ही नहीं है। ऐसा कहां दिखता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर दिखता है। डायरेक्ट एक्सटेंशन की बात होती है बेसिकली कि कितने प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस या न्यूराइट्स डायरेक्टली सेल बॉडी से एक्सटेंड कर रहे होते हैं। देखो लिखा हुआ ना, नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। टाइप ऑफ एक्सॉन्स, देखो ये वाला एक्सॉन है और ये वाला एक्सॉन है। अगर माइलिन शीथ एक्सॉन के चारों तरफ फैली हुई है अच्छे से तो उसे हम बोलते हैं माइलिनेटेड, एनवेलप्ड बाय शॉन सेल्स। नॉन माइलिनेटेड में ऐसा नहीं है बेटा कि शॉन सेल होंगे ही नहीं, बट शॉन सेल्स ने जैसे इसमें अच्छे से एक अरेंजमेंट बना रखी होती है, शॉन सेल्स इसमें भी हो सकते हैं, बट वो उसको एनवेलप नहीं कर रहे होंगे, उसको अच्छे से कवर नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो उसे नॉन माइलिनेटेड कह देते हैं, जिसमें माइलिन शीथ ना हो, यानी शॉन सेल्स माइलिन शीथ ना बना रहे हों। तो देखो ये माइलिन शीथ का अरेंजमेंट दिखाया गया है, शॉन सेल, और जो शॉन सेल का सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसे न्यूरोलेमा कहेंगे। यहाँ पर न्यूरोलेमा आ जाएगी और यहाँ पर आएगी एक्सोलेमा। तो कॉमन सी बात है कि एक्सोलेमा जो है वो अंदर है, न्यूरोलेमा जो है वो बाहर है। जो जो माइलिन शीथ के बीच में गैप होगा वो मैंने पहले ही बताया था बेटा, उसे हम नोड ऑफ रेनवीर कहते हैं। माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाय शॉन सेल्स, नोड ऑफ रेनवीर इनके बीच के गैप होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये जनरली माइलिन शीथ वाले न्यूरॉन्स? तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में ये पाए जाते हैं।
नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर जो होता है बेटा, अगर उसकी हम बात करते हैं तो इनक्लोज्ड होते हैं, वो एनवलप्ड नहीं होते, आसपास होंगे बट उसको अच्छे से कवर नहीं करा जा रहा होगा। जैसे इस केस में हम देखते हैं तो ये वाला एरिया, ये नॉन माइलेटेड एरिया को रिप्रेजेंट करा जा रहा है क्योंकि इसके बाद कोई शॉन सेल नहीं है। दूसरी तरफ शॉन सेल दिखा दिए उसने। डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन, शॉन सेल तो होगा बट वो शॉन सेल माइलिन शीथ नहीं बना रहा होगा एक्सॉन के अराउंड। कॉमनली कहाँ मिलते हैं? एएनएस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल होते हैं क्योंकि अगर मैं एक मेम्ब्रेन को, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को ऐसे रेस्ट पे भी देखता हूँ और यहाँ वोल्टामीटर लगाता हूँ और इधर फर्स्ट इलेक्ट्रोड 1 और इधर 2 लगाता हूँ, तो मेरे को वोल्टामीटर के अंदर एक रीडिंग नजर आती है, कितनी? -70 मिली वोल्ट, जिससे मुझे पता चलता है कि भाई ए और बी के अक्रॉस चार्ज सेम नहीं है। मेम्ब्रेन्स में मेम्ब्रेन के ऊपर ए है, नीचे बी है, दोनों में चार्ज सेम नहीं है, राइट। तो जब हम देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि जब मैंने ए टू बी को देखा तो मेरी वैल्यू मुझे ये सिग्निफाई करती है कि जो ए है वो कंपैरेटिवली 70 टाइम्स पॉजिटिव है किससे? बी से। तो जब ऐसा होता है तो इसलिए जब रेस्ट पे मैं मेम्ब्रेन को ड्रॉ करता हूं तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं कि बाहर चार्ज है पॉजिटिव और अंदर चार्ज है नेगेटिव, जैसा कि इसने कर रखा है। तो इसका रीजन समझ में आ गया। वोल्टमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, इसीलिए इस चार्ज डिफरेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस चार्ज डिफरेंस को हम लोग बोल देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल देते हैं बेटा? RMP। शायद अगले पेज पर उसने ये रहा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। कई बार बस वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखता, इतनी बात वो छोड़ देता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर अपन बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा, देखो कि भाई रेस्ट पे पोलराइज्ड क्यों थे? क्योंकि वोल्टामीटर लगाकर देखा तो चार्ज डिफरेंस क्लियरली दिख रहा था। न्यूरल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम, देखो उसने दिखा रखे हैं, बहुत सारे चैनल होते हैं। दीज चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमेबल। ये बात बिल्कुल अलग है कि जब आप रेस्ट पे करते हो या कंडक्शन में होते हो, एक्शन पोटेंशियल पे होते हो या रेस्टिंग पोटेंशियल पे होते हो, तो इनकी जो सिस्टम है आयंस के वो बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं भाई? तो देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन का जब टाइम होता है बेटा तो ऐसा देखा जाता है कि कोई कंडक्शन ना हो रहा हो, किसी स्टिमुलस पे न्यूरॉन रिएक्ट ना कर रहा हो, तो परमिबिलिटी टू पोटेशियम बढ़ जाती है, तो पोटेशियम ज्यादा अंदर आने लगता है, ऐसा देखा जाता है। ये वाले जो चैनल्स हैं ये इसके लिए तो रेस्ट पे परमेबल होते हैं, और लेकिन ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। सोडियम के लिए परमेबिलिटी होती ही नहीं है, सिर्फ पोटेशियम ही क्या होता है? अंदर आता रहता है। सोडियम वगैरह के लिए कोई परमेबिलिटी रेस्ट पर नहीं होती। The membrane is nearly impermeable to sodium but more permeable to potassium. इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होते हैं बेटा, ये देखो अंदर ये वाले प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स। तो एक तो अंदर पोटेशियम आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। रेस्ट पे वैसे ही जब मैंने देखा तो वो एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि ये बताओ यार ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन बताओ कि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, सॉरी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और बाहर पॉजिटिव ज्यादा है। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे एक रीजन ये माना जाता है कि भैया अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं जो बाहर कभी निकलते नहीं है, इसलिए अंदर कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा रीजन माना जाता है कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो 3 सोडियम को बाहर पुल करता है और 2 पोटेशियम को अंदर, राइट। इसकी वजह से भी जनरली बाहर ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर थोड़ा चार्ज कम रहता है। तो ये वही वाले फैक्टर बता रहा है कि मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन, जैसे उसमें सार्कोप्लाज्म था मसल वाले चैप्टर में, या एक्सोप्लाज्म है, सार्कोलिमा था या एक्सोलिमा हो गई थी, है ना, या उस साइड में उलेमा हो जाती है। तो सोडियम से आता नहीं है, तो अंदर एक तो पोटेशियम ज्यादा होगा, क्यों होगा? क्योंकि परमेबिलिटी है। नेगेटिव चार्ज अंदर क्यों ज्यादा होगा? तो सोडियम पोटेशियम पंप या नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के कारण अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा बेटा वो ज्यादा पाया जाएगा। अब जो चार्ज डिफरेंस है इस पॉइंट पर, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है भाई? तो देखो जब पोटेशियम के लिए परमेबल हो तो आपका जो साइटोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म है सॉरी, उसमें पोटेशियम ज्यादा होगा, देखो बहुत ज्यादा है सोडियम के कंपैरिजन में। नेगेटिवली प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हैं और सोडियम की कंसेंट्रेशन जो है वो कम है। लेकिन एक्सॉन के बाहर अगर मैं चला जाऊंगा, एक्सोप्लाज्म के बाहर अगर मैं चला जाऊंगा तो मुझे वहां पर पोटेशियम कम दिखेगा क्योंकि सारा पोटेशियम अंदर आ चुका है। सोडियम के लिए आप इम्परमेबल थे तो सोडियम मुझे बाहर ज्यादा दिखेगा।
इसी से बोलते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्कुल साफ साफ बना हुआ है कि सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, और सोडियम का लेवल बॉडी में वैसे भी ओवरऑल पोटेशियम से ज़्यादा होता है। दूसरा फिर हमें समझ में आता है जब हम इस पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी हैं, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट चार्ज का बना हुआ रहता है जो -70 की तरह रिप्रेजेंट करता है। फिर एक सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है बेटा, जो मैंने समझाया था, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। पंप है तो एक्टिव है बेटा ये, तो इसको एनर्जी लगती है। इससे भी वही दिक्कत है कि अंदर की तरफ चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा, रिलेटिवली नेगेटिव, और बाहर हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू होती है -70 की आती है बेटा। देखो बाहर बहुत सारा सोडियम दिखता है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा दिखता है, और अंदर एक्सोप्लाज्म में ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी मुझे नेगेटिवली चार्ज थोड़े से ज़्यादा नज़र आते हैं। एक्सोन की मेम्ब्रेन जैसी होती है वैसी ही दिख रही है बाइलिपिड लेयर की, राइट। ड्यू टू पंप एक्टिविटी एंड परमेबिलिटी पोजेस आउटर सरफेस पे पॉजिटिव होता है, इनर सरफेस पे नेगेटिव होता है, और आउटर इनर नेगेटिव हो गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गया चार्ज, तो उसे बोलते हैं कि ये पोलराइज स्टेट होती है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही चार्ज डिफरेंस जब स्टिमुलस आ जाएगा और आप काम कर रहे होगे, ट्रैवल करा रहे होगे इम्पल्स को, तो उसे एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। यही सेम होता है जब ईसीजी हम देखते हैं कि एट्रिया का मसल पहले रेस्ट पे था, डायस्टोल में था, वेंट्रिकल भी डायस्टोल में होता है, फिर जब एसए नोड एक्टिवेट होता है तो एट्रिया मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो बोलते हैं कि पहले पोलराइज था, फिर क्या हो गया, डीपोलराइज। यानी कि पहले सरफेस क्या था, पहले सरफेस ये था, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। फिर सरफेस ये हो जाता है तो डीपोलराइजेशन, थोड़ी देर में वापस पहले जैसा हो जाता है तो उसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन। यही शब्द हम वहाँ भी यूज करते थे कि डायस्टोल पे पोलराइज्ड है, सॉरी हाँ डायस्टोल पे, फिर से स्टोल हुआ तो डीपोलराइज, और फिर थोड़ी देर में वापस डायस्टोल पे आया तो रीपोलराइज होना उसे हम कहते हैं बेटा। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये टॉपिक हमें समझ में आ गया। अब कंडक्शन देखो कैसे होती है। स्टिमुलस जब भी आता है किसी भी पर्टिकुलर साइट पर, स्टिमुलस जब भी आता है किसी भी पर्टिकुलर साइट पर, तो क्या होता है, अगर स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग इनफ है तो वो सोडियम के चैनल्स को खोल देता है, जिसके लिए पहले परमेबिलिटी नहीं थी। लेकिन जो रेस्टिंग मोमेंट वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट है। स्टिमुलस पे कम से कम इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो हमारे पोटेंशियल को कितना चेंज कर दे, -70 से -55 तक तो कर ही दे। तभी ये पॉसिबिलिटी है कि सोडियम चैनल्स खुलेंगे। सोडियम चैनल खुलेंगे तो देखो अंदर बहुत सारे सोडियम आयंस आ जाएंगे जो पहले नहीं थे, और बाहर पॉजिटिव चार्ज इन सोडियम की वजह से ही तो था। तो जब सोडियम सारा अंदर आ गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहले ये वाली अरेंजमेंट थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, और इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, इसका नाम सी था। अब वो कह रहा है कि ए पॉइंट पर स्टिमुलस आ गया है, ए पॉइंट पर क्या आ गया है, स्टिमुलस, और इसकी वजह से पॉइंट ए पर सारा सोडियम अंदर आ गया है। किस पे अंदर आ गया, पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर अंदर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज बेटा। पॉइंट ए पर अंदर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और बाहर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ए पर स्टिमुलस आया है। किस पर स्टिमुलस आया है, ए पर। यहां अगर स्टिमुलस आया तो बी पर तो अभी पहुंचा नहीं है, पहले ए पे ही पहुंचा है, इसलिए ए पर तो चीजें जैसे ही स्टिमुलस आएगा उल्टी हो जाएंगी। उल्टी हो जाएंगी मतलब ए पर आपको ये नजर आने लगेगा बाहर माइनस अंदर प्लस, लेकिन बी पर अभी भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि वहां तक तो स्टिमुलस अभी पहुंचा नहीं है। ये जो गेम है यही सारा गेम है। ये जो वैल्यू है देखो, अब अगर ये माइनस प्लस हो गई तो -55 पे तो ये स्टार्ट ही होता है, तो ये -55 से नीचे आ गया होगा। यानी इस टाइम पे अगर मैं वोल्टामीटर लगाऊंगा तो ए पोजीशन पर वोल्टामीटर मुझे वैल्यू देता है +40 मिलीवोल्ट की, और बी पोजीशन पे पहले वाली वैल्यू देता है -70 की। तो दो एडजेसेंट सरफेसेस पर जब चार्ज डिफरेंस दिखता है बेटा, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज डिफरेंस दो एडजेसेंट सरफेस पे मुझे नजर आ रहा है। और जब ऐसा होता है कि दो प्रॉक्सिमल सरफेस या एडजेसेंट सरफेस पे चार्ज डिफरेंस होता है, तो हमने हमेशा देखा है कि करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, और वो करंट ऐसे फ्लो कर जाता है, फिर यहां से यहां, यहां से यहां। ऊपर जाओगे तो डेंड्राइट पे चीजें खत्म हो जाएंगी,
लेकिन इस पॉइंट पर अगर मैं देख रहा हूं तो क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है कि जो मेरा पॉइंट ए था, इस पॉइंट पर बेटा जो पॉइंट ए था वो क्या हो रहा था, पॉइंट ए इस टाइम पर डीपोलराइज्ड है, पॉइंट बी क्या है, बी भी पोलराइज्ड है, इसकी वैल्यू +40 है देखेंगे तो, और इसकी वैल्यू -70 है। तो करंट फ्लो करता है, फ्लो करेगा तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, बी भी क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में करंट इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर नेगेटिव। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो बी है, अब बी पर बाहर हो गया माइनस, अंदर हो गया प्लस। और ए जो होगा, जैसे सोडियम आने से डीपोलराइज हुआ था अंदर, ऐसे ही थोड़ी देर में पोटेशियम अंदर से बाहर जाने लगते हैं, पोटेशियम अंदर से बाहर जाने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद जब ये डीपोलराइज हो चुका होगा तो पहले वाला वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है और इसका स्टिमुलस फिर आगे चला जाता है ना, ये क्योंकि सी अभी भी वैसा ही है प्लस माइनस। तो ऐसे ए से बी, बी से सी से डी करंट फ्लो करता रहता है, पिछले वाला हिस्सा वापस रिपोलराइज होता रहता है, ऐसे हमारा मैकेनिज्म चलता रहता है। अब देखो इसी को उसने कैसे हमें समझाने की कोशिश करी है। तो उसने हमें समझाया है कि membrane at site A becomes permeable to sodium. This leads to rapid entry of sodium in the exoplasm. फिर क्या होगा जी, फिर पोलैरिटी बदल जाएगी, ए सरफेस पर बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। मेम्ब्रेन अब पहले पोलराइज थी तो अब क्या डीपोलराइज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो इस टाइम ए पर है, रेस्ट पे रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल बोलते थे, अब क्योंकि वो मोशन में है, मूवमेंट में है, वो सेल या एक्सॉन, तो उसको हम एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये देखो ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू है, स्टिमुलस है, जब स्टिमुलस इसको क्रॉस करता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसकी वैल्यू +40 है और रेस्टिंग की -70 है। और दो एडजेसेंट सर्फेसेस पे अगर एक +40 और एक -70, इतना बड़ा चार्ज डिफरेंस है तो करंट पक्का फ्लो करता है। फ्लो कर जाने के बाद डिपोलराइजेशन क्यों होती है, सोडियम आयन अंदर आने से, रिपोलराइजेशन क्यों होती है, पोटेशियम आयन के बाहर जाने से। वापस हम रेस्टिंग स्टेट पर पहुंच चुके होते हैं जो कि -70 की वैल्यू होती है। अगर इस थ्रेशोल्ड से नीचे की वैल्यू है तो इनिशिएशन फेल रहेगी। हमारे न्यूरॉन जनरली ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, या तो कंट्रैक्शन होगी या नहीं, मतलब कंडक्शन होगी या कंडक्शन नहीं होगी। ये जो ए से बी से सी जा रहे हैं हम, इसी को नर्व इंपल्स कंडक्शन कहा जाता है बेटा। देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपकी बुक में आप देख लीजिएगा, क्लैरिटी इसमें अगर नहीं भी आ रही तो आपको वही ए टू बी, बी टू सी समझाया जाता है। तो भाई करंट फ्लो ए टू बी, तो कंसिडर साइट इमीडिएटली अहेड कि ए पर अब आपका हो गया माइनस प्लस, बी पर अभी भी है प्लस माइनस, तो क्या होगा, तो बी पर तो बाहर अभी भी पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है, ए पे तो रिवर्स हो चुका है, तो करंट फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है, ऐसे ए से बी यहां और प्लस से माइनस बाहर, वही उसने लिखा होता है बेटा, ताकि सर्किट ऑफ करंट फ्लो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ये अब देखो रिपोलराइज कैसे करते हैं। डिपोलराइज होने के बाद सोडियम की परमिबिलिटी थोड़ी देर की होती है, उसके बाद पोटेशियम आ जाता है। पोटेशियम जब बाहर निकलता है तो वापस हम आरएमपी पर पहुंच जाते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट स्टिमुलस के लिए हम फिर से तैयार हो जाते हैं, फिर से हमारा लेवल वैसा ही हो जाता है कि बाहर सब प्लस है और अंदर सब कुछ माइनस देखा जाता है, क्योंकि पोटेशियम बाहर आने लगता है सेल के। ट्रांसमिशन कैसे होती है तो मैंने समझा दिया बेटा आपको कि कैसे पल्स कंडक्शन होती है। वो एक्सॉन से ए टू बी, बी टू सी करते करते एक्सॉन के टर्मिनल्स पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, टर्मिनल्स पर। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन कैसे जाती है, तो जो टर्मिनल होता है जहां से स्टार्ट हुई चीजें, उस टर्मिनल को बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टर्मिनल, और जिस पे बाद में जाना है किसी मसल या दूसरे न्यूरॉन पर, उसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होते हैं, तो मैंने तब भी समझाया था, ये वेसिकल्स हैं। इन वेसिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ही न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए रिसेप्टर होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं, और ये जो दोनों के बीच में गैप होता है इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट का मतलब गैप या फिशर कहा जाता है। एक्सॉन टर्मिनल पूरी ब्रांचिंग है, उस ब्रांचिंग पे एंड में जो सोलन एंड होता है, सोलन पार्ट होता है, उसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी बेटा हमने। दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल जिसमें किसी न्यूरोट्रांसमीटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, थोड़ा फास्ट होता है, रेयर इन ह्यूमन। एक होता है केमिकल वाला पार्ट जो हम तक पढ़ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, केमिकल साइनैप्स कहते हैं, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी
बताया था बेटा। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बहुत पास पास होते हैं, किसी केमिकल की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है, करंट डायरेक्टली फ्लो कर जाता है, ये बाय डायरेक्शनल हो सकते हैं, राइट। ये बिल्कुल वैसी है जैसे इम्पल्स कंडक्शन E टू बी टू सी हो रहा था, ऐसे यहाँ चलती रहेगी, राइट। फास्टर होते हैं केमिकल से, हमारे सिस्टम में ये क्या होते हैं बेटा, थोड़े से रेयर या कम पाए जाते हैं। केमिकल साइनेप्स के अंदर भाई देखो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स के पास वेसिकल्स होते हैं, ये वाले वेसिकल्स हैं, ये छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बहुत बार हम इसकी बात ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप देखो चीजें होती हैं। तो एक्शन पोटेंशियल पहले किसी ए सरफेस पर आता है ना, और फिर बी से सी, और फिर जब वो फाइनली एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचता है तो क्या होता है, मान लो यहां पहुंच गया, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ब्रांचिंग एक्सॉन की, टर्मिनल के आखिरी में सोलेनोइड दिखता है, इसे सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, फिर वो यहां भी पहुंचता है, यहां पहुंचकर वो इन वेसिकल्स, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं बेटा मेरी ये वाली, इनकी मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है, इनको बोलता है तुम मूव करो। जब ये वेसिकल्स मूव करती हैं तो ये टू मेम्ब्रेन, एक्सॉन मेम्ब्रेन की तरफ चली जाती हैं, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ तक ये मूव करते हैं, फ्यूज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करती हैं, रिलीज कर देती हैं। फिर वो क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, देखो ये रिलीज हो गया भाई न्यूरोट्रांसमीटर, किसमें, क्लेफ्ट के अंदर। जब रिलीज हो जाता है तो फिर वो बाइंड करता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अपने रिसेप्टर्स के पास। रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। अगर ये प्री सिनेप्टिक है तो ये होती है बेटा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। स्टेप 3, बाइंड होते ही जो काम ऊपर हुआ था वही काम दोबारा होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो भी होगी, सार्कोलीमा या कुछ भी, वहां पर चैनल्स ओपन हो जाते हैं, फिर से सारे सोडियम अंदर आएंगे, वहां पर भी वही पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट चलता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा सामने मसल ही हो, कोई दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता था। अब केमिकल के साथ एक एडवांटेज होती है हमारे पास कि न्यूरोट्रांसमीटर दो तरीके के हो सकते हैं, एक्साइटेटरी या इनिबिटरी। तो अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो अगले वाला बेटर स्टिमुलेट होगा, इनिबिटरी होगा तो आगे स्टिमुलेट वो नहीं करेगा शायद चीजों को। इनिबिटरी में जैसे गाबा होता है, एक्साइटेटरी में जैसे एसिटाइलकोलिन होता है। तो देखो जनरल न्यूरल सिस्टम आ गया बेटा इसके बाद, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, नोब क्या होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक्सॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन और निजल ग्रैन्युल्स कहाँ नहीं होते हैं, माइलिन शीथ क्या होती है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, कमांड कंट्रोल सिस्टम रखता है बॉडी की, वॉलंटरी मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद देखो वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स ऑल्सो, जैसे कि लंग्स, हार्ट और किडनीज, कार्डिक साइकिल हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इन सब का ध्यान रखता है। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन क्या क्या, थर्मो, बॉडी के अंदर हीट का लेवल रखना, हंगर थर्स्ट हाइपोथैलेमस से मैनेज करवाना, सर्कैडियन रिदम का मतलब होता है अबाउट अ डे, एक दिन कैसे चलने वाला है हमारा सिस्टम, उस पर ध्यान रखना, और एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिविटीज को भी हम कंट्रोल इससे कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस वगैरह में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं जो हार्मोन्स भी क्योंकि बना सकते हैं, जीएनआरएच वगैरह, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन वगैरह। तो देखो क्या क्या रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन, हंगर थर्स्ट, सर्कैडियन रिदम्स, सर्कैडियन रिदम्स और हार्मोन सिक्रीशंस। फंक्शंस, प्रोसेसिंग, द ब्रेन इज साइट फॉर प्रोसेसिंग, भाई न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आती है, सेंसरी से, तो सेंसरी इनपुट। फिर कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं जिसमें मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस और थॉट्स की बात आती है, और ह्यूमन बिहेवियर, इन सब की प्रोसेसिंग और हम कैसे इन कामों को करने वाले हैं ब्रेन ही डिसाइड करता है। प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन जो होती है बेटा, उसके लिए 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक होता है ड्यूरा, टफ या हार्ड होती है मेम्ब्रेन। फिर होती है एरिकेनॉइड, ये स्पाइडर वेब की तरह होती है एकदम, एरिकेनॉइड का मीनिंग ही वो होता है। और एक होता है पाया, पाया का मतलब होता है टेंडर या डेलिकेट, जो एकदम डायरेक्टली ब्रेन सरफेस के टच में होती है, इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्रेन टिश्यू। तो 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, आउटर, मिडल एंड इनर, जो कि इसको प्रोटेक्शन देते हैं। इनको मेनिंजेस या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। 3 मेनिंजेस हैं देखो, ड्यूरा, एरिकनॉइड और पाया या पिया मैटर। मेजर डिविजन्स 3 है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, ये फोर ब्रेन जो बीच, मिड ब्रेन जो बीच में है, और ये फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
सेरेटल सेक्शन ब्रेन का करते हैं तो सेरिब्रम मेजर पार्ट होता है हमेशा ब्रेन का बेटा। दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, मान लीजिए ये दोनों हैं तो राइट और लेफ्ट, इन दोनों को जो जोड़ता है वो कॉर्पस कैलोसम, लेमन भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी होते हैं इसके अंदर, जो कि सेरिब्रम के नीचे पाए जाते हैं, डायंसेफ्लॉन का हिस्सा होते हैं। तो हेमिस्फेयर्स को जोड़ता कौन है? कॉर्पस कैलोसम। इसमें अच्छे खासे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? वाइटल कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी ऑर्गन्स होते हैं। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। और मेडुला जो होता है वो वाइटल इनवॉलेंट्री फंक्शंस हमें कर देता है। एक एक करके अब हम इनके बात करते हैं कि कौन कैसे काम करता है। तो ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, ये बात हो गई। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की ही पिक्चर है कि हेमिस्फेयर है, कॉर्पस कैलोसम है, उसके नीचे थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। ये वही स्ट्रक्चर्स हैं बेटा जो एनसीईआरटी के डायग्राम में भी हम देख चुके होंगे। हेमिस्फेयर, कॉर्पस कैलोसम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सेम ही स्ट्रक्चर्स हमें एनसीईआरटी के अंदर भी बताए जाते हैं। फोर ब्रेन की बात करते हैं तो उसमें एक तो होता है सेरिब्रम, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। 3 इसके मेजर रीजंस होते हैं। थैलेमस को बेसिकली इनर चैम्बर भी कहते हैं, रिले सेंटर भी कहते हैं, कि ये काफ़ी सारी चीज़ों के बीच में रिले या ब्रिज का काम कर हमें दिखाता है। मेजर पार्ट सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के अंदर देखो 2 हेमिस्फेयर्स हैं, पहली बात हो गई थी भाई, और बीच में जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोसम है, ये बात भी हो गई थी भाई, राइट, जो कि नर्व फाइबर से बना है, सराउंडेड बाय माइलिन शीथ, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस का मतलब बेसिकली बॉडी होता है, कैलोसम का मतलब साथ रखना दो चीज़ों को। डीप क्लेफ्ट जो इसको 2 हिस्सों में बांट देता है, ठीक है, वो भी हमें दिख जाता है बिल्कुल साफ साफ। फिर देखो इस सेरिब्रल के अंदर हमें एक चीज़ बताई जाएगी बेटा, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर में आउटर लेयर ऑफ सेल्स हैं जो कवर करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। चाहे किडनी में हो कॉर्टिकल पार्ट, चाहे ओवरी में हो, चाहे एड्रिनल ग्लैंड में हो, पेरिफेरल पार्ट हमेशा कॉर्टेक्स होता है। इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं बहुत सारे, देखो ये जो तुम्हें यहाँ पर फोल्ड्स दिख रहे होंगे, जैसे सल्काइया गायराए कहा जा सकता है, ये देखो ऐसे फोल्ड्स होते हैं, राइट। फिर देखो रेफर टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। वाई ग्रे? न्यूरोनल सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर, क्योंकि यहाँ पर बेटा सेल बॉडीज हैं, सेल बॉडीज हैं मतलब कोई माइलिन शीट तो होगी नहीं, तो इसलिए ग्रेइश अपीयरेंस आती है बाहर की तरफ। ग्रे मैटर जितना ज्यादा होता है आदमी को उतना ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन सेरिब्रल हेमिस्फीयर की अगर मैं इनर पार्ट्स में जाने की कोशिश करूंगा तो आप देखना कुछ डिफरेंस दिखेगा मुझे। और क्या होता है भाई फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में? तो हमारे पास और होते हैं मोटर एरियाज जो कंट्रोल करते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट्स को, सेंसरी एरियाज जो सेंसरी इनपुट को, और एसोसिएशन एरियाज जो बीच में रोल प्ले करते हैं कि सेंसरी आया उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा और फिर मोटर को बताया क्या करना है। लार्जली रीजंस जिनको ना क्लियरली हम सेंसरी कहते हैं ना मोटर कहते हैं, ये चीज़ों को असेंबल करने में कॉग्निटिव फंक्शंस में ज़्यादा हेल्प करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे मेमोरी, कम्युनिकेशन वगैरह। इनर पार्ट जो होता है बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, आउटर पार्ट तो ग्रे था, इनर पार्ट आउटर लेयर देखो ग्रेइश है, लेकिन जो इनर लेयर होती है बेटा वो कैसी होती है? वाइट मैटर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे माइलिन शीथ की स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ओपेक या वाइटेस अपीयरेंस हमें नजर आती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ब्रेन में ग्रे बाहर है वाइट अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड में वाइट बाहर है ग्रे अंदर पाया जाता है। थैलेमस देखो ध्यान से डायग्राम में आपको साफ साफ दिखेगा बेटा कि अगर ये सेरिब्रम है तो अगर ये थैलेमस है तो कह तो सकता ही हूं कि सेरिब्रम इज रैपिंग अराउंड द थैलेमस। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, रिले स्टेशन होता है थैलेमस फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हाइपोथैलेमस बेस ऑफ थैलेमस, थैलेमस के भी नीचे पाया जाता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, ईटिंग वगैरह। इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं जो हार्मोन्स सिक्रीट करवा देते हैं। कैसे? जीएनआरएच करवाएंगे तो सीधा जाएगा एफएसएचएलएच के पास पिट्यूटरी पे काम करवाने के लिए, और ऑक्सीटोसिन या एडीएच की अगर हम बात करेंगे वैसोप्रेसिन की, तो वो तो सीधा बने बनाए हार्मोन्स मिलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से। तो वो सेल्स जो ऐसा काम करते हैं हाइपोथैलेमस में उन्हें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहा जाता है बेटा। लिम्बिक सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी का, इमोशनल ब्रेन कहलाता है ये, राइट। इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्लस एमेगेडला, एमेगेडला का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो थोड़ा आलमंड शेप होता है, एमेगेडला, इधर शायद ये रहा,
इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा हम एमेगेडला। ये रहा। हिपोकैम्पस होता है भाई, कहाँ गया हिपोकैम्पस, ये रहा। हिपोकैम्पस मतलब सी हॉर्स जैसा स्ट्रक्चर। ये सब मिलकर बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम को। हाइपोथैलेमस भी लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट होता है, बट एनसीईआरटी से क्लियरली कई बार मेंशन नहीं करती है। वो कहती है कि लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ फंक्शन करता है, किसमें, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने में, इमोशनल रिएक्शन को और मोटिवेशन को, प्लेजर, रेज और फियर, प्यार, डर, इन चीज़ों को। इसलिए लिम्बिक सिस्टम को हमारी बॉडी में एक नाम दे दिया जाता है कई बार कि लिम्बिक सिस्टम हमारे शरीर के लिए कैसा काम करता है, इमोशनल ब्रेन। कैसा काम करता है बेटा, इमोशनल ब्रेन की तरह काम करता है। तो ग्रे वाइट हो गया। मिड ब्रेन बहुत छोटा होता है बेटा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऊपर होंगे, देखो ये स्ट्रक्चर्स ऊपर हैं, और नीचे है हाइंड ब्रेन, उनके बीच में मिड ब्रेन पाया जाता है। इसमें एक कैनाल होती है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट, वो पाई जाती है। डोर्सल पोर्शन के अंदर इसमें बेटा 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं जिन्हें क्वाड्रीजेमिना कहा जाता है। जेमिना का मतलब होता है पेयर, राइट। तो 4 होते हैं और वो पेयर में पाए जाते हैं, चारों स्ट्रक्चर 2-2 के पेयर में, 2 सुपीरियर और 2 इंफीरियर। तो क्वाड्रीजेमिना, मिड ब्रेन में क्वाड्रीजेमिना की बात। और एक बार तो नीट के एग्जाम में ये सवाल भी आ चुका है कि क्वाड्रीजेमिना वेंट्रल होता है या डोर्सल, तो ये ध्यान रखना, ये डोर्सल पोर्शन होता है। फिर देखो बेटा हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के अंदर 3 रीजन्स होते हैं जनरली, एक होता है पॉन्स, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला। पॉन्स ब्रिज की तरह काम करता है, चीजों को जोड़ता है, मिड ब्रेन फोर ब्रेन को जोड़ता है हाइंड ब्रेन के साथ। देखो लिखा हुआ है इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स। इसी पॉन्स में ब्रीदिंग के दौरान हमने निमोटेक्सिक सेंटर पढ़ा था कि वो प्रेजेंट होता है। सेरिबेलम कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है बेटा बहुत ज्यादा, इसके पास भी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इसके पास हो या कॉर्टेक्स के पास हो, फायदा होता है कि उससे हम ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ज्यादा न्यूरॉन्स का नंबर बढ़ा पाते हैं। मेडुला ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है ना। मेडुला का मतलब होता है मैरो, या सेंट्रल पार्ट या पिथ पार्ट। कंट्रोल्स 3 चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है, रेस्पिरेशन, लंग्स, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन रिफ्लेक्सेस, है ना। तो पूछ लिया गया था कौन सा नहीं होता, 3 ये थे, चौथा नाम कुछ और था। कई बार मेडुला के आगे हम ओब्लोंगाटा वर्ड भी देखते हैं। ओब्लोंगाटा का मतलब होता है बेटा इलोंगेटेड, ओब्लोंगाटा का मतलब होता है इलोंगेटेड, तो उससे हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज ब्रेन स्टेम क्या होता है। जैसे सर्वाइकल कैनाल और वेजिनल कैनाल बर्थ कैनाल बनाती हैं, ऐसी ब्रेन स्टेम बनता है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला से। सेरिबेलम उसका पार्ट नहीं होता, बस इतना ही फर्क होता है, राइट। इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम, इसके थ्रू ब्रेन हमारा स्पाइनल कॉर्ड से बेटा कनेक्ट करता है। तो देखो हमने बहुत फटाफट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के फंक्शंस पढ़ लिए, थैलेमस हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया, लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, केमिकल इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में पढ़ लिया, मेनिंजेस के बारे में पढ़ लिया, एक्सॉन डेंड्राइट के बारे में पढ़ लिया, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के बारे में भी पढ़ लिया, और बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया है बेटा। तो ये हमारा चैप्टर था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। क्विक रिवीजन है ये, फटाफट, बाद में कुछ इलॉन्गेटेड वीडियोस भी हम लोग डालेंगे, तो आप देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बेटा, फिर मिलते हैं दोबारा।